असल में ये नेचुरल फिनोमेना है। डर ना, कुछ चीज़ों का डर इंसान में फितरी होता है। वैसे आपको एक और मैं बात बताऊं, दो जो फियर्स हैं ना वो फितरी हैं। नेचुरल फियर जो है ना वो दो हैं। उसके अलावा जितने फियर्स हैं ना वो हम पालते हैं। पहला फियर जो है ना वो है आपका साउंड का। आप कभी किसी बच्चे को देखना, अचानक कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो ना, बोले हे, एकदम बच्चा जो है ना डर जाओ, रोना भी शुरू कर देगा। साउंड का जो फियर है ना, आवाज़ का किसी किस्म की, वो नेचुरल डर है। और दूसरा जो खौफ इंसान में फितरी खौफ है ना, वो हाइट का खौफ है। ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं, बुलंदी का जो खौफ होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं जो खौफ आता है ना, वो नेचुरल है। आता है आपको, हर बंदे को आता है, ऑलमोस्ट सबको आता है। वो फोबिया भी हो जाता है कुछ लोगों को, तो देखते ही नहीं, वो डरते हैं। तो ये दो नेचुरल हैं। जब पैदाइश के बाद आपके ये दो फियर होते हैं ना, नेचुरल होते हैं। इसके अलावा नहीं, डेथ का फियर नहीं होता, वो बनाया जाता है, बाद में बनता है। डेथ का फियर नहीं होता। तो पहले तो बात समझने की ज़रूरत ये है कि फियर, बाकी जो फियर्स हैं वो क्रिएट क्यों होते हैं, वो फियर क्यों क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर कहाँ से आते हैं वो फियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक खौफ की कैफियत का आना और चले जाना, ये नॉर्मल है। खौफ की कैफियत का आना और चले जाना, इट्स ओके। लेकिन खौफ की कैफियत का आना और रह जाना, ये अननेचुरल, ये नहीं होना चाहिए। यानी खौफ आपके ऊपर आ रहा है और फिर आप मुसलसल उस खौफ के ज़ेरे साया रह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। असल में फ़ियर को समझे, फ़ियर क्या है? फ़ियर एक इमोशन है। क्या है? कैफियत है, एक एहसास का नाम है, एक जज्बे का नाम है। जज्बात समझते हैं, जज्बात को जज्बा बोल लो। जज्बा मतलब मोटिवेशन वाला जज्बा नहीं, जज्बात मतलब आपकी इमोशन है। आपको किसी पे प्यार आता है, नेचुरल है, मतलब प्यार आना नेचुरल है ना। आपने कोई बच्चा देखा छोटा, आपको प्यार आ रहा है। आपने कोई बिल्ली देखी, कोई बकरी देखी छोटा, या कुछ भी देखा ऐसी कोई चीज़, तो आपको अपने छोटे भाई पे, बहन पे, अम्मा पे, अब्बा पे, नेचुरल है किसी पे प्यार आता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है प्यार में पागल ही हो जाते हैं आप, ऐसा नहीं होगा। कुछ कैफियत एक आती है, फिर वो जैसे गालिब कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया कि कहते हैं जैसे इश्क वो खलल है दिमाग का, तो दिमाग का खलल है कि वो टिक जाए वहीं पे आके ना, तो इमोशन है। अच्छा, किसी से नफ़रत इमोशन हो सकती है, लेकिन नफ़रत में ही रहना 24 घंटे और उसके ख़िलाफ़ इंतकाम की आग में भड़कना और सोचना मैं किस तरह इसको नुकसान पहुंचा दूं, किस तरह इसको मैं किसी तरह जरा परेशान कर दूं, इस कैफियत में रहना ये अननेचुरल है। इसी तरह किसी से एक्सपेक्ट करना ये नेचुरल, यानी आप किसी से उम्मीद लगा रहे हो फिर वो आपकी उम्मीद को तोड़ा। तो खुशी, गमी, उम्मीद और खौफ, चौथा इमोशन कौन सा है? खौफ। ये नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है। और ना ये कोई ख़तरनाक चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार, क्योंकि अगर आप बेखौफ हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में आप फिर मार खाएंगे। आपको खौफ रहना चाहिए। आप बोलो नहीं मैं तो बेखौफ हूँ, मैं तो कहीं पे भी चले आता हूँ, मैं किसी से भी बात कर लूँगा, मैं तो किसी से भी भिड़ जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। भाईजान डरना चाहिए, कुछ जगह पे डर बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर आप कोई अथॉरिटी आपके ऊपर है और उससे खौफ आता है, इट्स ओके। अगर कहीं पे आपको फ़ील हो रहा है कि आपके सामने जो लोग हैं वो आपसे नॉलेज में ज़्यादा हैं, या इतनी बड़ी मजमा बैठा हुआ है उसके सामने, तो ज़िंदगी में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और फियर का सॉल्यूशन ये है कि आपके पास प्रैक्टिस जो है ना इंसान को परफेक्ट बनाए ना बनाए, कम से कम चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूर सिखा देती है। ये गलत, मैं इस मुहावरे को, या इंग्लिश उर्दू का जो मुहावरा है इंग्लिश का, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट नहीं होता जी। दुनिया में सबसे बड़ा स्पेस आपको पता है किस रूम में होता है? सबसे बड़ा स्पेस किस रूम में होता है? इम्प्रूवमेंट के रूम में होता है, हमेशा रहता है, हर जगह इम्प्रूवमेंट रहती है। आपको ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज़ आप 100 आउट ऑफ 100 कर लोगे, नहीं, कहीं ना कहीं 98, 92, 93 करोगे आप। 7-8% की गुंजाइश हर जगह ज़िंदगी भर मरते दम तक रहती है। तो ये उसूली तौर पे बात गलत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन इम्प्रूव, आप कह सकते हैं, उसको बेहतर बनाती है, उसको अच्छा बनाती है, परफेक्ट नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इमोशंस हैं जो आपके अंदर रहने चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर खौफ बैठ रहा है या आके जा रहा है। असल में हमारे दो माइंड्स हैं, पता है ना आपको, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना चीज़ें जाके जमा हो रही होती हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं तहत शऊर में, यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको पता नहीं होता। आप मिसाल के तौर पे जब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले आप एक एक चीज़ का ध्यान करते हैं, आप क्लच छोड़ना है, आप रेस देनी है, आप ब्रेक पे पाऊँ, आप क्लच पे पाऊँ, सब चीज़ें। गाड़ी चलाने में भी है, कोई भी आप काम करते हैं। फिर इंसान का कॉन्शियस माइंड जो है ना वो ग्रेजुअली अनकॉन्शियस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। यानी फिर अब मैं मोटरसाइकिल जब चलाता हूँ, अब मैं थोड़ी ध्यान करता हूँ कि मैं रेस कितनी देनी है, पहले गियर में, दूसरे गियर में, क्लच दबाऊँ, अब ब्रेक पे पाऊँ रखना है, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब नेचुरल हो जाती हैं सारी चीज़ें, यानी आप सबकॉन्शियस माइंड खुद ही उसको, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपका कॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली सबकॉन्शियस के अंदर चला जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। यानी बचपन में आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुई जो अब आपके शऊर के अंदर कहीं तहत शऊर में बैठ गई हैं, कहीं आपके लाशऊर में कहीं उन्होंने जगह बना ली है, और अब आपको जब भी आप देखते हैं आपको उससे खौफ आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि वो समझने की है कि हम किसी भी चीज़ के शिकार क्यों हो जाते हैं। उसकी वजह शायद मैंने कल आपसे जिक्र की नहीं की, हमारी ज़िंदगी में ना कोई मकसद नहीं होता, मोटिव नहीं है। जिस शख्स की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता ना, वो फिर ज़िंदगी उसको खुद मकसद देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात मैं आपको अहम बताऊं, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये जो हमारा माइंड है, ये, इसको रॉबिन शर्मा अपनी किताब में लिखता है, ये बेस्ट स्लेव है, बेस्ट स्लेव है, लेकिन वर्स्ट मास्टर है। दिमाग को हमेशा आप कैसे यूज़ करेंगे? ग़ुलाम बना के। जिस दिन आपने दिमाग को मास्टर बनाया ना, मास्टर समझते हैं ना, आका, आप बोले जी अच्छा ऐसे करना है, जी ऐसे करना, ऐसे करोगे, ऐसे करो। दिमाग जो है ना, एक खाली दिमाग को कुछ नहीं पता, दिमाग कुछ नहीं जानता। दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, वो एक खाली जगह है। आप दिमाग को बताएंगे, देखिए आप यहाँ दरवाजे से बाहर निकले, मिसाल उससे भी इम्पोर्टेंट अच्छी मिसाल आपको दूँ मैं। आप एक दिन मेरे पास आए, पहले दिन आए, अब आपका दिमाग मेरे बारे में कुछ जानता है? आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते ना। लेकिन आपके दिमाग ने मेरे बारे में कोई राय कायम की पहली दफ़ा मिलने के बाद। और अगर मैं कहूँ कि आप मुझसे मिलने से पहले भी कोई राय कायम कर चुके थे, अगर आप किसी से मिले हो तो, यानी मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि जहांगीर साहब है ना, ये चोर हैं, ये चीज़ों में ना चोरियाँ करते हैं, डंडियाँ मारते हैं, किसी ने आपको बोल दिया। अब आप कभी मुझसे मिले ही नहीं ज़िंदगी में, लेकिन अब जब आप आ रहे हैं ना मेरे पास, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छी बातें नहीं चल रही। आप बोल रहे हैं जहांगीर साहब चोर हैं, आपका दिमाग आपको यही बता रहा है, क्योंकि आपके दिमाग को किसी ने बता दिया कि जहांगीर साहब चोर हैं। अब आप डरे में, आप बाज़ार गए, बाज़ार में लिखा हुआ आपने देखा जेब कतरों से होशियार रहे हैं, जेब काट दिए थे, अब आपकी हालत ख़राब हो गई। अब आपने अपने दिमाग को नहीं बताया, आपके दिमाग ने पहले आपको बता दी। अब वो अगर तो आपने उसको अपना ग़ुलाम बनाया, बे चुप, मैं तुझे बताता हूँ तुझे कैसे करना, मुझे नहीं सिखा, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है ना, मुझे पता है मैंने अपने जेब में क्या रखा हुआ है, कहाँ क्या चीज़ है, मैं सेव है, वॉलेट मेरा कहीं है, पैसे मेरे कहीं हैं, मैंने एहतियात कर ली है, मुझे ठीक है एहतियात करूँगा मैं, लेकिन ज़्यादा। लेकिन अगर आपने अपने उस जो पहली ही दफ़ा में दिमाग ने आपको इम्प्रेशन दे दिया, अब आप उसके हाथों मजबूर हैं, अब वो आपको लेके घूम रहा है और आप उसके हाथों घूम रहे हैं। ये जो इमोशन है ना, ये दिमाग इनके साथ आपके साथ खेलता है, ये दिमाग आपके साथ इनके साथ मैनिपुलेट करता है, आपको खेलता है, आपको किसी भी जगह खौफ में मुब्तला कर देगा, किसी भी जगह खुशी खामा की खुशी दे देगा, फिर उस खुशी को गम में मुब्तला कर देगा, कभी उस गम को जो है ना अफसोस में मुब्तला कर देगा, अफसोस को मज़ीद आप ग्रीफ में चले जाएंगे, गम में चले जाएंगे, अफसरदगी हो जाएगी, फिर किसी वक्त आपको उम्मीद दिलाएगा, फिर आपकी होपफुल हो जाएंगे आप किसी बारे में, फिर आप दोबारा। इसको कहते हैं कि कैरी योर ओन वेदर। क्या कहते हैं? कैरी योर
अपना मौसम अपने साथ रखो। यानी कि अगर तो आप लोगों के मूड देख के बदलते हैं, आज किसी ने आपको कह दिया यार तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो अब आपको सारा दिन ये वहम है कि आज मैं अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने आपको गाली दे दी तो अब आप सारा दिन आपका गया क्योंकि किसी ने आपको गाली दे दी। तो आप मैनिपुलेट हो रहे हैं किसके हाथों? अपने दिमाग के हाथों। आप अपने दिमाग के हाथों खेल रहा है वो आपके साथ, वो आपके इमोशंस को लेके ना मैनिपुलेट कर रहा है। अब आप उसके हाथों स्लेव बने हुए, जिस तरह गाय बकरी के और बाहर मुल्कों में कुत्तों के गले में पट्टे डाल के उसको लेके चल रहे होते हैं ना। बज़ाहिर आपने देखा होगा, दिखाते हैं इंग्लिश फिल्मों में भी, ये यहाँ पर भी, कि भाई हम गाय को टहलाने निकले, हम बकरे को टहलाने निकले, या हम कुत्ते को घुमाने निकले। असल में कौन घुमा रहा होता है उनको? वही घुमा रहा होता है। उनको लगता है हम घुमाने निकले, लेकिन वो जहाँ लेके जा रहा होता है ना, उसके हाथों में तो चल रहे होते हैं साथ साथ। तो यही दिमाग का मामला है भाई। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये हाथ ना पता नहीं क्या हो गया यार, जहाँ से सब हाथ ना, मैं इसको बंद करता हूँ ये खुल जाता है, मैं इसको जेब में डालता हूँ ये फिर हाथ बाहर निकल आता है, मैं इस हाथ को ना ऐसे करके बांधता हूँ ये यूँ करके छूट के वापस खुल जाता है, मैं चलना नहीं चाहता ये मेरा पाँव खुद ब खुद उठना शुरू हो जाता है, मैं आंखें बंद करता हूँ आंखें एकदम से खुल जाती हैं मेरी खुद ब खुद, मैं जो है ना वो कान से सुनना चाह रहा हूँ लेकिन ये बंद हो जाते हैं अपनी मर्ज़ी से। चले ये तो एक बीमारी है समझ में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मैं फिर भी बोलना शुरू हो जाता हूँ। ऐसा हो सकता है? मतलब लॉजिकल है ये बात? अगर कोई आपसे आके ये बात कहे कि यार ऐसा हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि पागलों वाली बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हाथ बंद कर रहे हो, हाथ खुद ब खुद खुल रहा है, क्या हाथ है कि तुम्हारे साथ जिन लगा हुआ है जो खुद ब खुद तुम्हारा हाथ खुल रहा है? भाई तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो आपका माइंड है ये आप ही का है या किसी और का है। यानी जिस तरह आप अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों के बारे में ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपके चीज़ें और ये आपकी मर्ज़ी के बगैर कहीं मूव नहीं हो सकते और कोई इनको मूव नहीं करा सकता, आपकी इजाज़त के बगैर ये हिल नहीं सकते, ये जुल नहीं सकते, इनके अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट पैदा नहीं हो सकती जब तक आप ना चाहें। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर बॉडी पार्ट्स। ऐसा ही है ना, आपको अपने बॉडी पार्ट्स पे पूरा कंट्रोल। तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये जो हमारा ब्रेन है या ये जो हमारा माइंड है, ये ब्रेन है या माइंड है, ये हमारा ही है या किसी और का है। अगर तो ये हमारा है तो ये कैसे मुमकिन है कि हम जाके बोलें यार मैं सोचना नहीं चाहता, ये सोचना शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूँ मैं किसी के बारे में नेगेटिव थॉट ना लाऊं, लेकिन ये नेगेटिव थॉट लेके आना शुरू हो जाता है। लाएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं लाएगा, वो उसका भी एक टाइम है ना। मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में रोज़ाना 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं। कितने? 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं सुबह से शाम तक। अब आप इनको समझिएगा बहुत अच्छे से। आपने फिज़िक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा कन्वर्जन और डाइवर्जन का, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि भाई आँख के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं दो किस्म की हो जाती हैं। रेटिना के अंदर या तो जो है ना वो आपके जो लेंस है, इमेज जो है वो ऐसे फट रहा होता है या इमेज कहीं पे आके कन्वर्ज हो रहा होता है। यानी आपको बताते हैं कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है। अब जो रेज आ रही है ना लाइट, वो लाइट आके ऐसे एक पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? और एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये लाइट आ रही है लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, अपनी मर्जी से घूम रही है, कहीं चली जाती है फिर कहीं चली जाती है। ये दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस, दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। अब मसला ये है कि हमारे पास सुबह से शाम तक 60,000 प्लस थॉट्स, सुबह से शाम तक। अब अगर आप इन 60,000 प्लस थॉट्स को किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगे तो ये आपको पागल कर देंगे, ये आपको पागल कर देंगे। सोचे ना यार, एक इंसान के पास सुबह से शाम तक 60,000 से ज़्यादा मुंतशिरुल ख़याल किस्म की सोचें आ रही हों, उसका क्या हाल होगा? और अगर वही किसी पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाए तो वो उसकी एनर्जी का लेवल क्या होगा? आ रही है, समझ में आ रही है बात? अब कैसे होगा? देखिए मिसाल के तौर पे इसको समझिएगा, 2 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अभी पूरे पाकिस्तान की जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ना, जो उसकी 60,000 प्लस थॉट्स हैं, उनका कन्वर्जिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंडिया पाकिस्तान का मैच।
वो आपसे मिलेंगे तो यही गुफ्तगू करेंगे, यार मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है कल, कहाँ टीवी घर पे देखोगे, वहाँ आके देखोगे, कहाँ देखने का प्लान है? आ जाओ मेरे साथ, साथ में बैठ के देखेंगे, कहीं पे मज़ा आएगा, चाय वाय भी पियेंगे साथ में। अब वो दोस्तों में मिलेगा तो यही बात करेगा, ख़ानदान में जहाँ 4 लोग बैठेंगे फिर वहीं ये बात होगी, फिर कहीं बाहर निकला तो दुकान वाले से भी यही बात हो रही है, किसी का फ़ोन आ गया तो उससे भी यही बात हो रही है, रात सो रहे हैं तो उसमें भी यही प्लान चल रहा है, सुबह उठ रहे हैं थोड़े यार आज जो है ना पाकिस्तान इंडिया का मैच है। सारी थॉट्स कहीं एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई हैं। ये काम ज़िंदगी भर के लिए करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात? ये काम ज़िंदगी भर के लिए करना पड़ेगा, तो आपके इमोशंस किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे, वरना ये फैले रहेंगे। और जब तक ये फैले रहेंगे आप टेंशन में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप इन इमोशंस के हाथों ग़ुलाम बने रहेंगे। ये आपको घुमाते फिराते रहेंगे अपने अपने चक्करों में, कभी इधर ले जाएंगे, कभी उधर ले जाएंगे, कभी अपनी मर्ज़ी का काम कराएंगे, कभी इधर जलील कराएंगे, कभी उधर ख्वार कराएंगे। आप एक पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे। अब सवाल ये कि वो पॉइंट क्या हो, मैंने आपको बताया वो आपका मोटिव है, कहीं वो पॉइंट आना चाहिए। किसी से मोहब्बत करना अच्छी बात है, होनी चाहिए, सब पूरी इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, किसी से ज़्यादा भी हो तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस मोहब्बत के हाथों आपके सारे काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपका कन्वर्जिंग पॉइंट क्या हो गया, मोहब्बत हो गई जो किसी बंदे से है आपकी, तो आपके सारे काम तो डिस्टर्ब होंगे ना, लेकिन पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएंगे आप, समझ आ रही है? तो इसी तरह हमारे सारे इमोशन, वो स्टीफन आर कोवे का जुमला है, वो एक जुमला कहता है कि अपने अंदर की आग को जलाओ, इतना जलाओ कि बाहर वाली आग बुझना शुरू हो जाए। बाहर जो तुम्हारे आग लगी हुई है ना मुख्तलिफ, जो तुम्हें कभी जला देती हैं, जो फिर कभी तुम्हें भड़का देती है, फिर वो इसलिए आपको उनसे चुरके लगते हैं, उन बाहर वाली लगी हुई आगों से, क्योंकि आपके अंदर की आग नहीं भड़क रही ना अभी तक। तो अपने अंदर की आग को जलाओ, बर्न योर ओन फायर, अपनी आग खुद भड़काओ। अपनी आग भड़काओगे तो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। देखिए मैं आपको बताऊं, आसान सी बात समझिएगा इसको। यार मेरा मकसद ये है कि मैं ना कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, जिसकी नॉलेज, जिसका इल्म बहुत ज़्यादा हो और अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा दे। ये मेरी इल्म, मैंने उसके लिए अपना कुछ रूटीन सेट कर रखा है। मैं चाहता हूँ यार ये काम करूँ, मैं रोज़ाना की अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ, मैं रोज़ाना का अपना स्केजुअल बनाता हूँ, फ़लाने टाइम पे मुझे ये काम करना। अब अचानक से, अभी मेरा स्केजुअल चल रहा है, सब कुछ बना हुआ है, अचानक से एक बंदा मेरे पास आता है और वो बोलता है कि जान साहब चल लो यार, होटल पे बैठेंगे, चाय पी के आएंगे। जाने सामने सब छोड़ा, हाँ चल चल छोड़, होटल पे चल। इसका मतलब है मेरे अंदर की आग तो अभी जली नहीं। अगर मेरे अंदर आग जल रही होती जो सारी थॉट्स को, तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ सोचता, यार मैं इतनी देर जाके होटल पे बैठूंगा तो मैंने जो अपना स्केड्यूल बनाया वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मैं तो अपने मिशन की तरफ, अपने मकसद की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, मैं तो उससे पीछे हट रहा हूँ। तो मैं अगले लम्हे को बोलूँगा यार एक काम कर, और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े हिकमत के साथ आप उसको नो बोल देंगे। आप बोलेंगे यार अभी रुक जाओ थोड़ा सा, कल वल देखते हैं, अभी मैं कुछ अपने काम में लगाऊँ। तो फिर वो आपसे पूछने से पहले भी 10 दफ़ा सोचेगा। तौर पे सेशंस होते हैं तो उसमें बोलता हूँ कि भाई आप जब खड़े हो ना, आप सोचो सारे लोग जाहिल हैं, इनमें सबसे काबिल आदमी आप ही हो। जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं बताओगे आप कंफ्यूज रहेंगे, आप उनके सामने बोल ही नहीं पाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? आपका दिमाग बार बार आपको क्या सिग्नल दे रहा है, क्या बता रहा है आपका दिमाग आपको? आपका दिमाग बार बार आपको बता रहा है यार ये सारे ना तुमसे काबिल लोग बैठे हुए हैं, ये सारे तुमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ये सारे तुमसे ज़्यादा जानते हैं। भाई अगर ज़्यादा जानते हैं तो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मैं इसीलिए तो खड़ा हूँ कि जो मैं जानता हूँ ये नहीं जानते। जानते होंगे लेकिन जो मैं जानता हूँ कम से कम वो ये नहीं जानते, या जानते हो तब भी कोई मसला नहीं है। भाई मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू करना जानता हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगा, मुझे इशू नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप को जब ये बात बताएंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नतीजतन क्या होगा कि आपके अंदर से वो वाला फेयर निकलना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा आपका फेयर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कि आप नफ्सियात का भी जायज़ा लेना सीखें लोगों की। एक मैं ये भी बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे जो अथॉरिटी होते हैं या जो आपसे सीनियर लोग होते हैं कि जिनको पता होता है आप गैर ये किसी बात पे गुस्सा कर जाएंगे, ये किसी बात पे गुस्सा खा जाएंगे, कोई भी वजह हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप उनकी नफ्सियात को सीखें थोड़ा थोड़ा कि इनको किन बातों पे गुस्सा आता है।
और वो कौन से जुमले हैं कि अगर मैंने इनको आते ही बोल दिया ना तो इनका गुस्सा हो जाएगा फ़ौरन से ठंडा, या ये फ़ौरन से बोल देंगे। तो मैंने आपको बताया उसके अंदर बहुत बड़ा एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप अगले की किसी बात के ऊपर तारीफ़ कर दें। ये तारीफ़ जो है ना बड़े बड़े गुस्सों को ठंडा कर देती है, बड़े 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं। तो आप कुछ भी बोल के बात शुरू कर सकते हैं। आप जैसे ही मुद्दा तो दब चुका है वहाँ पे, अब नहीं होने वाला कुछ ठीक है। तो पूरी अल्लामा इकबाल की एक नज़म है मकड़ा और मक्खी। तो आप लोगों की नफ्सियात को भी समझें थोड़ा थोड़ा, कि अगर आपको लगता है किसी की बंदा तो आप उसको वहाँ से पॉइंट पकड़ें उसका, कि जहाँ से उसको पता हो कि यार ये उसका कमज़ोर, हर किसी की एक वीकनेस होती है। ये मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर ये ऑन एयर चली गई तो लोग बोलेंगे अच्छा ये यही टैक्टिक्स अपनाता है। ये देखें फितरत है, ये कोई बुरी बात नहीं है, फितरत है, इंसान की फितरत है। आप किसी की भी अच्छे काम पे तारीफ़ करेंगे वो खुश होगा, और खुश होगा तो नतीजतन आपके लिए उसके दिल में थोड़े से रहम के जज्बात पैदा हो जाएंगे, नरमी पैदा हो जाएगी। नरमी पैदा करने का तरीका है, अगर आपको लगता है कोई बंदा ज़्यादा सख्त है तो ठीक है। दूसरा वही है, आप उसके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करें। आप अगर बिल्कुल ओके हैं तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहें, ठीक है। 2 बातें कहते हैं हम कि किसी को कंसीडर करना, किसी की बात को कंसीडर करना, और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बयान कर देना। ये बातें हैं 2 इम्पोर्टेंट। यानी किसी बात कोई आपसे गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसकी राय को कंसीडर करें कि यार ये कोई बात कह रहा है तो इसकी बात को भी सुनना चाहिए। हो सकता है कि वाकई मेरे अंदर कोई मसला हो, कोई मैंने गलती की हो, ठंडे दिल दिमाग से उस पर गौर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है यार बेबुनियाद बात कर रहे हैं, मतलब इसकी कोई यूज़लेस बात है, मीनिंगलेस है, तो आप उनको बता दें, अब उनकी बात कंसीडर करके कि सर मेरा ख्याल है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये शायद आपको गलत फहमी हो गई है किसी बात के ऊपर। लेकिन आपको पता हो कि और काम रहे ना, बिल्कुल ठंडा। यानी मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखा है, मैं आपको बता, कोई बंदा मुझे जितनी गुस्से में कोई बात क्यों ना कर रहा हो, मुझे पता ही एक ऐसी बात कर रहा है जो बेकार बात है, यानी मुझे पता ये है ही नहीं, अभी 2 मिनट में मैं इसको बताऊंगा ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अब वो मेरे ऊपर भड़के चले जा रहे हैं, भड़के जा रहे हैं, खामा खां गुस्सा किए चले जा रहे हैं, तो अब मैं बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ उनको सुन रहा हूँ। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा आपको ये लग रहा था, वो अच्छा तो आपको ये फ़ील हो रहा था। आपने अगले की बिल्कुल तहम्मुल के साथ गुफ्तगू सुनी, जब उसने कर ली आपने बोला मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन, आपने उनको सुना दिया बिल्कुल। तो आपके मिजाज की भी ठंडक ना, नरमी बहुत सारे मामला वैसे ही हल कर देगी। ये भी एक टैक्टिक है, और उसके नतीजे में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा हर गुफ्तगू करने का तरीका ये है कि बिल्कुल काम होके, ठंडे होके, बिल्कुल पुरसुकून होके अगले की सुनो और पुरसुकून होके सुना दो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फेयर ख़त्म होता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन है जो मैं आपको अपने तजुर्बों के प्रैक्टिसेस के नतीजे में बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच।